नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तथर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि अभी तक हमने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखी हैं वो 3 देखी हैं। देखो, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज वाली जो है वो भी राजेंद्र प्रसाद की है, संचालन की भी राजेंद्र प्रसाद की है, और नियम और प्रक्रिया यानी कि जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा हमें संचालन, राष्ट्र ध्वज और नियम और प्रक्रिया, संचालन का नाम याद रखना है, राष्ट्र ध्वज का नाम रखना है और नियम प्रक्रिया का। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसी ही बात हो तो हमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों की बात करेंगे, है ना। जैसी मौलिक अधिकार, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम देखा था ना, लौह पुरुष तरह के थे, तो मौलिक अधिकार एक तरह से, अल्पसंख्यकों की बात कर देंगे हम, जनजातियों की कर देंगे, और प्रांतों को, प्रांतीय संविधान समिति, हमें पता है ना प्रांतों को इन्होंने एकत्रीकृत किया था, तो प्रांतों की भी बात कर लेंगे। रिकॉल करो, राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो संचालन की बात कर देंगे, नियम की बात करेंगे, प्रक्रिया की, राष्ट्रध्वज की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों की, जनजातियों की, और हमें प्रांतों की। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू की बात जब करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो एक तरह से ये मानो कि संघ, सारे प्रांतों को जोड़ दिया, संघ बन गया। एक तरह से याद करने की ऐसे कोशिश करो कि संघ, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे हम संघ की बात करेंगे, और साथ में संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, संघ का नाम आएगा तो जवाहरलाल नेहरू की एक तरह से हम बात करेंगे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। 5 उप समितियां जो थी, देखो, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार की हमने बात करी थी तो वल्लभ भाई पटेल की बात की थी। अब जो है उप समिति की बात करें तो जेबी कृपलानी। ओके, अल्पसंख्यकों की बात करी, मेन थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये जो उप समिति है वो एस.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति थी गोपीनाथ बोरदोलोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति थी ए.बी. ठक्कर की। ओके, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्रों की थी उप समिति, वो पाकिस्तान में समय होने के कारण इसे भारत की संवैधानिक सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। ओके, अब देखो डॉक्टर क्या लिखा है, देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को, 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कब किया? 17 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा में पहली बार बोले। उस दिन अम्बेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का, 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, देखिए कि जो समुदाय है और सदस्यों की संख्या दे रखी है इसमें। समुदाय टोटल देखो, हिंदू के 163 सदस्य थे, मुस्लिम की 80, अनुसूचित जाति के 31, भारतीय ईसाई के 6, अनुसूचित जनजाति के 6, सिख के 4, और एंग्लो इंडियन के 3 एंड पारसी के भी 3, टोटल 296 थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। अब ये कई बार इंपॉर्टेंट भी है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, महिलाएं हैं ना 15 हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र है या संविधान सभा की महिला सदस्य है, अम्मू स्वामीनाथन। ओके, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू नाम से ही हो रहा है कि हाँ मद्रास साइड की है, मद्रास। एनी मैस्क्रीन, एनी तो देखो कोशीन जो है ना, एनी मतलब एक तरह से पुर्तगाली टाइप नेम है, तो त्रावणकोर कोशीन यूनियन। बेगम संयुक्त प्रांत मुस्लिम जो है बेगम अजाज रसूल। ओके, दक्षियानी बेलियादुन मद्रास के, जी दुर्गाबाई मद्रास, हंसा मेहता बॉम्बे, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत जो कि यूपी हो गया था, लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजिनी नायडू बिहार, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत, और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। तो इसमें हम एक चीज देखेंगे कि
जो हमारे मद्रास के थे, देखो मद्रास के हमारे एक हो गए जो अम्मू थे, दूसरे हो गए देखो मद्रास के दक्षियानी, और तीसरे हो गए मद्रास के जी दुर्गा भाई। उसके बाद कोई मद्रास का तो नहीं है। उसके बाद देखो अगर हम बात करें संयुक्त प्रांत, बार बार आ रहा है ना संयुक्त प्रांत, तो देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत की बेगम अजीज थी, एक तो ये हो गए। संयुक्त प्रांत के कमला चौधरी थी, दो। संयुक्त प्रांत की पूर्णिमा बनर्जी, तीन। संयुक्त प्रांत के सुचित्रा कृपलानी, चार। और ये विजयलक्ष्मी, पांच। यानी कि देखो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किस प्रांत से, किस निर्वाचन क्षेत्र से जो महिला सदस्य थी, तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा थे संयुक्त प्रांत से, पांच थे। और जो उसके बाद थे वो मद्रास से ही थे, मद्रास से थे जो तीन थे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी हमने एक डेट और देखी थी, वो कौन सी थी? 17 दिसंबर 1940। 17 दिसंबर 1940 को अंबेडकर ने पहली बार संबोधन दिया था। 11 दिसंबर 1940, उससे पहले की बात है, को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, देखो संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया गया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। और जो 25 जनवरी को 1947 को जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, और दूसरे उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णामचारी, जो 16 जुलाई 1947 को। डेट भी इंपॉर्टेंट होती है कई बार, कि देखो अभी तो हमने 11 दिसंबर की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी 17 दिसंबर की, जब भीमराव अम्बेडकर पहली बार इन्होंने बोले थे। और एक और डेट अभी हमारे सामने, दो डेट आ गई, 25 जनवरी की आ गई, 25 जनवरी 1947 की आ गई। इसी तरह यहाँ पे दूसरी जो है 16 जुलाई 1947 की। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें भी यहाँ पे दो उपाध्यक्ष लिए गए हैं। तो पहला तो लिया 25 जनवरी को ले लिया था एस.सी. मुखर्जी को और 1947 को, और वी.टी. कृष्णामचारी को लिया था 16 जुलाई 1947 को। अब देखते हैं संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। अब देखो एक और डेट आ गई, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई थी। 13 दिसंबर को तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो इन्होंने पेश किया था, और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो स्वीकृति मिलने के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों नियुक्त की गई थी। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर क्वेश्चन कई बार आया कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया? भैया बी.एन. राव ने बनाया। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। डेट है देखो बार बार आती आ रही है, 29 अगस्त 1947 आ गया। अभी तक तो हम 25 जनवरी देख लिया था, 16 जनवरी देख लिया, 16 हमने जुलाई देख लिया था। उसके बाद में 29 अगस्त को क्या था? 29 अगस्त को संविधान सभा ने क्या किया? प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को ये संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और जो भीमराव अम्बेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा में मतलब संविधान सभा में बोला था, या फिर उसे कह सकते हैं संबोधित किया था। अब देखो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थे। देखो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उसके साथ में 6 लोग और थे जो प्रारूप समिति में थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पे, जो बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव जी आ गए थे, डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया था। तो टोटल जो थे प्रारूप समिति में कितने लोग थे? टोटल 7 थे। भीमराव अम्बेडकर जी थे और बाकी 6 लोग थे। संविधान सभा में अम्बेडकर
का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, एक तो बंगाल याद रखेंगे और बॉम्बे याद रखेंगे। इन्हें भारत के संविधान का इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार, भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कुल 6 माह से भी कम समय लिया था। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति थी, उन्होंने क्या किया था, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया था और 6 महीने से भी कम का समय लिया था। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जून, अब एक और डेट आ गई देखो, 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए हो गए थे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। यहाँ देखते हैं कि हम मंत्री देख लेते हैं और विभाग देख लेते हैं। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे, उपाध्याय करें, मतलब ये इंटरिम गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, अंतरिम जो थी। जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा, जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा, सी एच भामा को कार, खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली को रेलवे, जगजीवन राव को श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को लियाकत अली खान को वित्त दिया था, आई चुंदरीकर को वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर को दिया था संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया था विधि, बंगाल एससी, गजानतर अली खान को दिया था स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 तथा देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी को 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। ये भी वाचन कई बार आते हैं कि प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ, तृतीय वाचन कब हुआ। देखो, प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर 1949। ओके, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, काफी टाइम तक चला था। और तीसरा वाचन जो हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान को पारित किया गया था कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 सदस्य थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। पहले तो हमने इंटरिम देखा था, अब देखते हैं 1947 को जो मंत्री और विभाग जो हमें दिए गए थे वो कैसे कैसे हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह, सूचना प्रसारण, राज्य के मामले। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्यान्न कृषि, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा, जॉन मथाई जी को रेलवे परिवहन, बी आर अम्बेडकर जी को विधि, जगजीवन राम जी को श्रम, सरदार बलदेव को रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य, सी एच भामा जी को वाणिज्य, रफी अहमद किदवई जी को संचार, आर के षणमुगम सेट्टी को वित्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, वी एन गाडगिल जी को कारखान एवं ऊर्जा। भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव बीपी मेनन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल, ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा। देखो, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई, 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना व्यय हुआ, देखो 63,96,729, 63,96,729। संविधान को जब
26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ओके। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया। तो इसमें से ये तो याद नहीं कर सकते हम कितने, ये 15 हम एक साथ, लेकिन हम ये याद कर सकते हैं कि संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 को मतलब 26 जनवरी 1950 को ही लागू कर दिया गया था। और बाकी अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो शायद ही इतने 15 याद हो सकें। देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही, उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। जो संविधान सभा है ना, उसने 26 जनवरी 1950 से लेके 1951-52 जब आम चुनाव हुए तब तक एक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। संविधान सभा द्वारा किए हुए कुछ अन्य कार्य, संविधान सभा ने क्या क्या काम कर दिया और इसके अलावा इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गीत को अपनाने में राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया। देखो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। देखो 22 जुलाई 1947 को तो अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना था। देखो 24 जनवरी 1950 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 काम होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया और राष्ट्रपति जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया। 26 जुलाई, अब देखो जनवरी की बात कर रहे थे, अब 26 जुलाई 1947 में क्या हुआ था? 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रतीक को मोहर के रूप में किसे अपनाया? हाथी को अपनाया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट, जो मूल संस्करण था संविधान का, उसकी सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। कहाँ के कलाकारों ने किया था? शांति निकेतन के, जिनमें जो थे नंदलाल बोस और बी अहर राम मनोहर सिन्हा थे। जिनमें देखो कलाकार जो थे उनमें कौन कौन से थे जिन्होंने सौंदर्यीकरण और सजावट की थी? नंदलाल बोस और बी अहर मनोज सिन्हा जी। अब देखते हैं मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य जी ने, जिन्हें नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। संविधान सभा का सचिव कौन थे? HBR अयंगर। अब देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, देख लेते हैं क्या है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। अब देखो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, नेहरू जी ने, अभी हमने पढ़ा भी था, नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 13 दिसंबर 1946 को दिया था, मतलब प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर को दिया 1946 में, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया था। अब देखो यही कह रहे हैं कि जो उन्होंने, नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प दिया था, जो आदर्श प्रस्तुत किया था, उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा तथा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। उद्देशिका देख लेते हैं थोड़ी सी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया था? देखो, प्रस्तावना का विचार लिया था अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हमने विचार लिया, देखो विचार आया पहले हमें कहां से? अमेरिका के संविधान से, और जो हमने भाषा ली है उसकी वो ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की मुख्य बातें। अनिष्ट वार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बंधु कहा है। वार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह संविधान के विचारों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करते हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित ठाकुर दास भार्गव। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, यानी कि हम इसे कोर्ट में मतलब वैलिड नहीं है ये इस हिसाब से। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्चता, संपूर्णता का उद्घोष करते हैं। अब देखो, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। अब एक और केस आ गया, देखो अभी हमने देखा था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के। अब देखते हैं हम वेरूवाड़ी यूनियन वाद 1960, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरूवाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अब वेरूवाड़ी विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद वेरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973, एक और केस है कि सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, इसीलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि देखो समाजवादी 3 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी तरह के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। लिखित संविधान, अब देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से है? फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। जो फ्रांस का जो है उससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से ही प्रेरित है। और लिखित संविधान की अवधारणा भी फ्रांस से है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। ओके, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट।
संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। केसी व्हेयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्धसंघीय क्वासी फेडरल माना है। उन्होंने भारत के संविधान की संरचना को संघीय और भावना में एकात्मक माना है, जिसके कारण इसे अर्धसंघीय कहा गया है। एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद 1994। एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। क्या क्या स्रोत हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। पहले तो हम देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या लिया गया है। देखिए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनावाद और कानून के समक्ष समानता। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिया गया है। और देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें क्या है? देखो, प्रथम अनुसूची क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्यों एवं संघ शक्ति 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेख है? भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शक्ति के क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन 69th जो अमेंडमेंट था, उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। द्वितीय अनुसूची में जो ये सब लोग हैं पदाधिकारी, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। देखो, पहले में हमने बता दिया जो राज्य और जो संघ से शासित क्षेत्रों के बारे में। दूसरे में बता दिया हमने पदाधिकारियों की, जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बता दिया। और तृतीय में हम बता रहे हैं जो पदाधिकारी हैं उनके पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या करेंगे? चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में दिया गया है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या किया गया है? छठी अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अब इन सूचियों के बारे में देख लेते हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनते हैं। इन सूची में जो संघ सूची है, ये विषय इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शक्ति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची देख लेते हैं। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। ओके। संविधान के लागू होने से के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में कुल जो शामिल कुछ विषय पता है कौन कौन से? शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग और आदि। समवर्ती सूची देख लेते हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 52 विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से? दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। 8वीं अनुसूची में देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 21वां संशोधन अमेंडमेंट में सिंधी को 1992 ईस्वी में 71 जो अमेंडमेंट था उसमें कोंकणी को, मणिपुर तथा नेपाली को, जो हमारा 2003 में 92nd 92वां संशोधन था उसमें मैथिली, संथली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अगला देखते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 की ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। यह 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है देख लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74th अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।